Hello, good evening, everybody. So we are doing दम सीरीज डिकोडिंग यूपीएससी माइंडसेट। इस सीरीज में हमने अभी तक जो लेक्चर्स लिए हैं, हमने 70 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। 4 लेक्चर हमारे हो गए हैं 2022 के पेपर के। आज लास्ट लेक्चर है। इन द लास्ट लेक्चर्स जो हमने 10-15 लिए हैं लेक्चर, उसमें हमने ये डिस्कस किया है कि आपके पास अगर लिमिटेड नॉलेज है, उस लिमिटेड नॉलेज को आप कैसे यूज कर सकते हो टू गेट कि आपके कट ऑफ से 10-15 नंबर ज़्यादा आए। बट फॉर टू डू दैट यू हैव टू डिकोड द यूपीएससी माइंडसेट। उस एल्गोरिदम, उस पैटर्न को जब आप समझेंगे और उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन दैट एक्सरसाइज इज मच फ्रूटफुल। और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और हम ये कर भी रहे हैं अभी। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 71 फर्स्ट, कि इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स information on industrial disputes, closures, retrenchments and layoffs in factories employing workers. पहला है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO, दूसरा है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, फिर है लेबर ब्यूरो, फिर है नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब आज चीज समझें आप, इसमें क्या लिखा है कि जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को लेके इंफॉर्मेशन है, इन वर्ड्स को सर्कल कर लें। इंडस्ट्री क्लोजर को लेके है, या वर्कर्स के ले ऑफ को लेके है, या रिट्रेंचमेंट को लेके है। अब ये डाटा अगर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड करें, तो ये डिपार्टमेंट कोई लेबर की बात नहीं करता है, लेबर की बात करता है लेबर ब्यूरो। अगर हम नेशनल टेक्निकल मैन पावर की बात करें, तो यहाँ वर्ड क्या है, टेक्निकल मैन पावर। यहाँ सिर्फ मैन पावर की बात हो रही है, क्लोजर की बात नहीं हो रही है। तो ये अगर हम क्लोज कर दें इस चीज को, और यहाँ पे क्या है, डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है, मतलब ट्रेड की बात हो रही है, इंडस्ट्री की। यहाँ पे क्या है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, क्लोजर्स, रिट्रेंचमेंट। इन सभी का इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, लेबर्स पे। तो स्टैट जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स है, या तो ये हो सकता है या लेबर ब्यूरो। बट डायरेक्टली कौन सा आ रहा है हमारे दोनों ऑप्शन में से, डायरेक्टली कौन सा लिंक्ड है, लेबर ब्यूरो। तो आंसर इज सी। तो हमें ऐसे एलिमिनेट करके इस आंसर पे पहुंचना है, जैसे यहां पे हम पहुंचे हैं सी पे, कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, लेबर ब्यूरो, नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आपने देखना पड़ेगा, आपको ये कीवर्ड जो हमने सर्कल किए हैं, यहां से पता लगेगा आपको कि भाई जो सर्कल्स किए हैं चीजें, ये किससे लिंक ज्यादा है, ये चीजें किससे लिंक ज्यादा है, ये आपको समझनी पड़ेगी। और जहां से लिंक बैठ रही होंगी वहां से आपसे हो जाएगा। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज इन इंडिया व्हाट इज द रोल ऑफ कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, CCO। अब ये बॉडी लिखी हुई है आपके पास, कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज CCO। अब CCO इज द मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिस्टिक्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहली स्टेटमेंट है कि कोल के स्टैट्स की बात करती है। अब कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कोल के रिलेटेड काम करती होगी। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी के रिलेटेड बात कर रही है, तो ऑफ कोर्स उसके रिलेटेड डाटा भी इकट्ठा करती होगी। तो इट्स मेक सेंस एंड दिस स्टेटमेंट इज वेरी लॉजिकल कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज द मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिस्टिक्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव कोल स्लैश लिग्नाइट ब्लॉक्स। It monitors progress of development of captive coal slash lignite blocks। अब भाई अगर हम कोल को कंट्रोल करना है, तो ये कोल की क्या होती है, माइंस ही हैं, तो उनके प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को करेगी, बिल्कुल करेगी। It hears any objection to the government's notification related to acquisition of coal bearing areas। अगर कोल को कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके रिलेटेड अगर कोई ऑब्जेक्शन आती है, तो उसको भी ये सुन सकती है। हाँ, सुन सकती है। भाई एक चीज समझे, जब कोल कंट्रोलर की बात हो रही है, तो आप देखो कोई भी कोल को कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उसके क्या क्या काम हो सकते हैं। अगर आपको वो काम पता है, तो उसके बेसिस पे आप यहां पे पहुंच सकते हो। तो इट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट कि आप उसके काम पता कर लें, काम क्या क्या है। अगर वो लॉजिक बना रहे हैं उस काम के साथ, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, सही। पहला बिल्कुल सिंपल है कि स्टैट्स इकट्ठा कर रहा है, तो बिल्कुल सही होगा वो। सेकंड कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव कोल स्लैश लिग्नाइट ब्लॉक्स, ये भी क्या होगा, सही होगा। अब लास्ट आता है, इट इंश्योर्स दैट कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर द कोल टू एंड यूजर्स इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम।
अब भाई कोल जो कंपनीज हैं जो कोल एक्सट्रैक्ट कर रही हैं वो अपने यूजर को कोल किस टाइम में देंगी, ये भी कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन करेगी। ये तो लॉजिक नहीं बनाता है। ये कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ कोल प्रोड्यूसिंग वाली कंपनी पे रेगुलेशन लग सकती है। आगे वो कस्टमर के साथ क्या करते हैं वो कंपनीज, वो कंपनी की डीलिंग है। इट इज नॉट अबाउट व्हाट द कोल जो प्रोड्यूसिंग कंपनी है उस पर कोई ये ऑर्गेनाइजेशन इतना रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। इट इज वेरी रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर, प्रिस्क्राइब टाइम। तो ये तो नहीं है। तो हम देखें तो इसमें आंसर 4 तो नहीं है, और आंसर क्या 1, 2 एंड 3। मतलब आपने बॉडी नहीं भी पढ़ी है तब भी आप आंसर पे पहुंच पा रहे हैं। रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज जब आप ये पढ़ते हैं कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन CCO, तो आप जस्ट इसका लॉजिकल एक्सपेंशन करके देखें कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। आया समझ में? नेक्स्ट इज, इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर 5th शेड्यूल, if a particular area is brought under 5th schedule of the Constitution of India, which one of the following statements best reflects the consequence of it? If a particular area is brought under the 5th schedule of the Constitution of India, which of the one of the following statements best reflects the consequences of it? आपको पता होना चाहिए एक 5th शेड्यूल होता है, एक 6th शेड्यूल होता है। जो 6th शेड्यूल वाला है उसमें हम बनाते हैं, ज्यादा पावर्स देते हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाते हैं, और 5th शेड्यूल वाले में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाते हैं। बट ये पक्का पता है यहाँ ट्राइबल्स को लेके स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। अब देखते हैं आगे। दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल। अगर 5th शेड्यूल में एरिया आता है तो आपको पता है ना 5th शेड्यूल में हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल में को नहीं बेचा जा सकता है, तो वो रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि ट्राइबल लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका होता है 5th शेड्यूल, और वही हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये पहली स्टेटमेंट सही है। अगली, दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया। लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी 6th शेड्यूल में बनती है, ना कि 5th शेड्यूल में, तो ये हो जाएगा गलत हमारा। दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू अ यूनियन टेरिटरी, ये तो बकवास स्टेटमेंट है। द स्टेट हैविंग सच एरियाज वुड बी डिक्लेयर्ड एज स्पेशल कैटेगरी, ये भी बकवास चीज है। मतलब दो में चीजों में डाउट था। हाँ, बी स्टेटमेंट 6th शेड्यूल के लिए बची कौन सी? ए, तो आंसर इज ए। तो 73 का आंसर इज ए। नाउ 74, नाउ आंसर इज क्वेश्चन इज 74। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इंडियन सैनिटेशन कोएलिशन इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जब इंडियन सैनिटेशन कोएलिशन इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन, हाँ ये बिल्कुल लॉजिकल स्टेटमेंट है, यही करेगी ना अगर सैनिटेशन वाली कोएलिशन है। बट इट इज फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दो बॉडीज हैं, और अगर दो बॉडीज आती हैं उनमें से एक आदि गलत करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हमने पहले भी पैटर्न में डिकोड किया है इस चीज को। तो दो बॉडीज हैं तो एक तो पक्का गलत होगी। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इज एन एपेक्स बॉडी of the Ministry of Housing and Urban Affairs in Government of India and provide innovative solutions to address the challenges of urban India. अब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंदर एक बॉडी है जो ये करती है। बॉडी का नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। काम तो बड़ा लॉजिकल लग रहा है, इसमें तो गलत नहीं है, बस ये उसके अंदर है कि नहीं है ये देखना है हमें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब पहले वाले इंस्टीट्यूशन गलत दे दिया है तो इसका सही होने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। दोनों गलत नहीं देता है। अगर दो स्टेटमेंट में फैक्ट्स हैं तो एक वाला ही गलत होता है, दूसरे वाले के गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो उस बेसिस पे हम क्या लगा के आएंगे? आंसर बी, और उसका आंसर है भी क्या? बी। तो हमें इस सारे पैटर्न जो हमने पहले पढ़े हुए हैं उनको हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। हमने आपको पहले भी बताया था, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि आप देखें, एक है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। दोनों सिमिलर नाम है। अगर सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट हो उनमें से एक आंसर होता है, दोनों में से एक आंसर होता है। ये वाटर डेवलपमेंट एजेंसी है, ये क्यों होगी स्टैट्यूटरी बॉडी? सेंट्रल वाटर कमीशन क्यों होगा स्टैट्यूटरी बॉडी? बोर्ड होगा या अथॉरिटी होगी? तो बेटर ऑप्शन क्या है इसमें? सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब स्टैट्यूटरी, मतलब ऐसा नहीं बोर्ड स्टैट्यूटरी नहीं होता है, पर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी में से एक आंसर होगा। इसमें आंसर है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, वो उस एक्ट के अंदर बनी है। बोर्ड और अथॉरिटी में चूज करना है तो कौन सा बनेगा एक्ट के अंदर? अथॉरिटी। उसमें क्या है? उसके पास पावर है सेंस में, तो इसका आंसर सी है।
तो ये जो 5 क्वेश्चन है, अब देखते हैं हम 76 नंबर क्वेश्चन जो हमने किया है विद रेफरेंस ज्यादा है, बाकी PYQ भी है इसमें। नेक्स्ट इज 76। अब ये देखें 76 लॉजिक के बेसिस पे करेंगे। अब देखें, विद रेफरेंस टू यूएन नेशंस क्रेडेंशियल्स कमेटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमेटी, यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमेटी, उसके बारे में पूछा है। अब मुझे एक चीज बताएं, यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमेटी पे जब क्वेश्चन आया, इससे पूछना है, इट इज अ कमेटी सेट अप बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन। इट इज अ कमेटी सेट अप बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन। अब भाई अगर ये बॉडी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने बनाई है तो ऑफ कोर्स उसके अंदर ही काम कर रही होगी। अगर कोई बॉडी, अगर मान लो कोई बॉडी किसी मिनिस्ट्री ने बनाई है, तो जो बॉडी बनाता है कंट्रोल भी तो वो उस पे करता है। आरबीआई एक्ट के अंदर बैंक बनते हैं तो आरबीआई बैंक को रेगुलेट करता है। ये तो ना आरबीआई एक्ट के अंदर या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर बैंक बने, रेगुलेट से भी कर रहा है। तो जो बॉडी उनको बनाती है बैंक्स को, जो एक्ट बैंक्स को बनाता है, तो वो उसी अथॉरिटी के अंदर आते हैं। किसी मिनिस्ट्री ने कोई कमीशन बिठाया तो ऑफ कोर्स वो कमीशन मिनिस्ट्री ने बिठाया, स्पेसिफिक मिनिस्ट्री ने, तो वो कमीशन उसी को रेगुलेट भी तो वही मिनिस्ट्री करेगी, ये थोड़ा ना उसको मिनिस्ट्री भी और करेगी रेगुलेट। तो वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन लिखने का मतलब क्या हुआ भाई? ये वर्ड वैसे ही ऐड किया है। आप ये देखेंगे जो स्टेटमेंट सही होती है उसमें कोई भी फालतू वर्ड लिखे होते हैं जिसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब आप सच बोलते हैं फिर आप कोई भी वर्ड ऐड नहीं करते हैं एक्स्ट्रा। आप सच हैं, आप एग्जैक्ट सच बोलेंगे, ना उसको प्रूव करेंगे ना उसका कोई चीज ऐड करेंगे। पर जब झूठ बोलेंगे फिर उसके साथ चीजें ऐड करते हैं कि वो चीज सच लगे। तो आप अपनी लाइफ में भी नोट करें, जब कोई इंसान झूठ बोलता है जो और सच बोलता है, इसमें फर्क क्या होता है? सच बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट होता है और झूठ हमेशा घुमा के बोला जाता है। और जब घुमा के बोला जाता है तो कई चीजें ऐसी बोली जाती हैं जिसको बोलने की जरूरत भी नहीं होती है। सेम यहां पे है, वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन लिखने का मतलब ही नहीं था। इसका मतलब ये है, ये लिख के हमें वो ऐसा कहना चाह रहा है कि ये जो झूठ है ये सच लगे कि ये झूठ था। फिर जब लाइन पड़ी तो क्या लगा? थोड़ा सा हम उधर क्या हुए? अट्रैक्ट हुए, ये सच लगने लगा। तो मतलब इसने सच, झूठ बोला है सच के आसपास का, और ये सच जो बोला गया है ये झूठ को छुपाने के लिए बोला है। तो इसको क्रॉस करें, क्योंकि पक्का ये बॉडी यूएनएससी के अंदर नहीं आती होगी, पर मैं फिर भी इसको क्या करूंगा? क्वेश्चन मार्क डाल के छोड़ दूंगा। आगे देखते हैं कि इट ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च, जून एंड सितंबर एवरी ईयर। इट मीट्स ट्रेडिशनली इन मार्च, जून एंड सितंबर एवरी ईयर। अब मुझे बताएं, अगर कोई बॉडी मार्च में मिल रही है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो साल में अगर कोई पैटर्न से मिलती होगी ना आफ्टर 3 मंथ्स, तो ये क्या है कि बस 3 बार ही मिल रही है। यहां तो कोई पैटर्न होना चाहिए, यहां 4 महीने बाद मिलती 3 बार। तो यही तो होता है ना, हम देखते हैं ये एनुअली है, ये बाई एनुअली है, तो कोई एक पैटर्न होता है ऑर्गेनाइजेशन के मिलने का, पर यहां पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो ये कोई पैटर्न है ही नहीं है, तो इसका मतलब यह कि एग्जामिनर ने पैटर्न शो ही नहीं किया। मतलब इसके भी क्या है? चांसेस हैं गलत होने के ज्यादा। ये आपने सुना होगा कि भाई अगर कोई बॉडी बैठती है, कोई होती है UNFCCC की होती है, COP होती है, वो फिक्स होती है कि कितने साल बाद होगी। कई एक हर एनुअली होते हैं, कोई बाई एनुअली होते हैं, कोई 4 साल बाद होती हैं। तो हर चीज क्या होता है? फिक्स होती है, पैटर्न में होती है। यहां पैटर्न दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो इट ट्रेडिशनली मीट्स इन दिस एवरी ईयर, नहीं, इट ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर एवरी ईयर। ऐसे करते तो मैं सोचता क्या पता भाई 3 महीने बाद मिलती हो। और दूसरा, उसके क्रेडेंशियल चेक करने हैं भाई। हर कंट्री के क्रेडेंशियल हर 3 महीने बाद चेक करोगे? हर किसी भी कंट्री के क्रेडेंशियल तुम 3 महीने बाद चेक करोगे? 3 महीने में अगर तुम्हें क्रेडेंशियल चेक करने पड़े, इसका मतलब कि आपको कंट्रीज पे बहुत ही ज्यादा शक है। कोई एक टाइम पीरियड के बाद चेक करोगे ना, साल में चेक कर लो, 6 महीने बाद कर लो, 3-3 महीने बाद क्रेडेंशियल चेक कर रहे हो। और क्रेडेंशियल चेक करने का मतलब क्या है? जो भी कंट्रीज यूनाइटेड नेशन का पार्ट है वो चेक करने हैं कि वो वैसे काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। क्रेडेंशियल मतलब कि आर यू वर्किंग इन सिंक विद द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल लॉ। तो इट असेसेस द क्रेडेंशियल्स ऑफ ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स बिफोर सबमिटिंग अ रिपोर्ट टू द जनरल असेंबली फॉर अप्रूवल। तो जनरल असेंबली को देते हैं ये। अब भाई तुम जिस बॉडी के अंदर बने हो उसी को क्या करते हो? रिपोर्ट करते हो।
तो मतलब ये बॉडी किसके अंदर बनी होगी, जनरल असेंबली के द्वारा बनाई गई होगी, तभी तो उसको रिपोर्ट कर रही है। सिक्योरिटी काउंसिल ने बनाई है, उसके अंदर काम करती है, रिपोर्ट उसको दे रही है। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट पढ़ो। पहली कह रही है यूएनएससी के अंदर बनी है, काम उसके अंदर करती है, रिपोर्ट देती है किसको, जनरल असेंबली को। तो लॉजिकल है ना। तो 1 and 3 कैन नॉट बी करेक्ट टुगेदर, तो ये दोनों सिंक में नहीं है, तो 1 3 तो आंसर कभी नहीं होगा। और 1 3 को छोड़ें तो हमें साफ दिख रहा है 1 3 में कौन सा सही होगा, या 1 या 3। अब अगर ये यूएनएससी के अंदर बनी है, उसके अंदर काम करती है, या तो ये सही है या वो यूएन जनरल असेंबली को अप्रूवल के लिए देती है। इन दोनों में से आपको लगता है जो पहले वाली स्टेटमेंट है, अगर वो, क्योंकि उसका वर्ड ऐड किया वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन, तो ये झूठ लग रहा है। तो पहली स्टेटमेंट के गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं, इसके सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो 1 तो नहीं होगा, 3 पक्का होगा। अब डाउट है 2 and 3 में से। 2 कोई शो नहीं कर रहा पैटर्न, तो 2 गलत है, आंसर विल बी ए। तो आंसर इज ए। ऐसे पहुंचना है आंसर्स पे। अब कोई बोलेगा कि भाई मुझे क्या पता ये मार्च जून सितंबर में मिल रही हो, उसके बाद गैप आता हो, तो वो क्या पैटर्न बन रहा है, या तो 6 महीने बाद मिल लेते फिर भाई। तो दूसरा तो लॉजिक बनता ही नहीं है। दूसरा कैंसिल करेंगे तो बचता है 3 and 1 and 3। अब 3 and 1 3 2, दूसरा अगर कैंसिल कर दिया बचता है 3 and 1 and 3। इसका मतलब क्या है, 3 तो पक्का ही है, 1 चेक कर लो। 1 3 इकट्ठे नहीं हो सकते, आंसर क्या है 3। ऐसे पहुंच जाए। जैसे मेरे पेपर में क्या किया था, मुझे पता था दूसरा गलत है, तो क्या बचा 3 and 1 and 3, और ये मेरे को पक्का पता था 1 and 3 इकट्ठे सही नहीं हो सकते, क्या बचा 3। और अगर ऐसे करना था 1 3 के बीच में चूज करना था, तो करते कि 1 and 3 इकट्ठे नहीं हो सकते, आंसर क्या होता 3 2 and 3 या 1 and 2। अब हमें देखना था कि भाई मान लो 2 पे डाउट होता तो क्या करते कि 3 सही करूं या 1 सही करूं। अब 3 और 1 में आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, पर मैं कर पाऊंगा अगर आप भी उसको चीज को फॉलो करते हैं और विश्वास करते हैं। क्या जरूरत थी वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन लिखने की, जबकि बड़ा ही कॉमन है। क्या ये उसके ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं? अब भाई एक होते जनरिक स्टेटमेंट बनाई, उस चीज के बारे में बता रहे होते हैं, एक होता है जो उस चीज उसमें छुपी हुई है वो क्यों दोबारा बता रहे हैं, तो वो हो जाते हैं गलत। मतलब जो चीज तुमने, जो उसी में छुपी हुई है, जो स्टेटमेंट आपने अभी लिखी है, उसका मतलब ही वो है, फिर आप एंड डाल के उसको दोबारा लिख रहे हो ताकि आप उसको प्रूव कर पाओ, ताकि वो सच लगे, तो वो झूठ होती है। और यूएनएस सिक्योरिटी काउंसिल का ये काम है ही नहीं भाई। यूनाइटेड नेशन की जो सबसे बड़ी बॉडी है वो है यूएनजीए। यूएनजीए के सभी मेंबर्स होते हैं, यूएनएससी के सारे मेंबर्स होते ही नहीं है। तो अगर आप यूनाइटेड नेशन के मेंबर हो, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से अप्रूवल लेके आए हो, अगर उससे अप्रूवल लेके आए हो और सिक्योरिटी काउंसिल ने भी अप्रूव किया है, पर मेन बॉडी कौन सी है, यूएनजीए। तो क्रेडेंशियल को चेक कभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं करेगी, कौन करेगी, ब्रॉडर बॉडी करेगी, क्योंकि ये यूएन की मेंबरशिप की बात है, तो वो यूएनजीए ही करेगी। तो ये आंसर इज दिस। तो इसको जिस तरह सोचना है आप सोचें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए 77 नंबर क्वेश्चन, पोलर कोड। मैं बताता हूं एक क्वेश्चन जो मैंने गलत किया था, कैसे किया था और कैसे नहीं करना है, इसको समझते हैं कि मैंने क्वेश्चन गलत कैसे किया और कैसे क्वेश्चन गलत नहीं करना है। एक सेकंड दें। Which one of the following statements best describes the polar code? कौन सी स्टेटमेंट पोलर कोड को बेस्ट डिस्क्राइब करती है? वर्ड क्या है, पोलर कोड। मतलब पोलर रीजन में कोई कोड है। कोड क्या होता है, जैसे इंटरनेशनल, जैसे हमारा इंडियन पीनल कोड होता था, मतलब वो कोई रूल सेट करता है। हमने वर्ड एसोसिएशन की, भाई बहुत बार काम आते हैं। आपने देखा पोलर कोड, फिर आपने देखा कोड का मतलब क्या होता है, इंडियन पीनल कोड। उस कोड में लिखा होता है कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ पोलर एरिया, ये होगा उसमें। पढ़ते हैं आप। पहले आपने वर्ड एसोसिएशन की कि रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ पोलर, हमने पोलर कोड बनाया कि पोल वाले रीजन्स में किस टाइप के रूल्स और रेगुलेशंस चलेंगे गवर्नेंस के लिए। कौन से गवर्नेंस के लिए, पोलर एरियाज की। अब देखते हैं। इट इज द इंटरनेशनल कोड फॉर सेफ्टी ऑफ शिप्स ऑपरेटिंग इन द पोलर वाटर्स। हाँ, पोलर बात हो रही है, इंटरनेशनल कोड की बात हो रही है, उसमें क्या लिखा होगा, सेफ्टी ऑफ शिप्स। अच्छा, इट इज एन एग्रीमेंट ऑफ द कंट्रीज अराउंड द नॉर्थ पोल रिगार्डिंग द डिमार्केशन ऑफ देयर टेरिटरीज इन द पोलर रीजन। भाई पोलर कोड इज नॉट एन एग्रीमेंट, इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉट एन एग्रीमेंट। कोड कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, कोड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और यहां पे लिखा है नॉर्थ पोल, यहां पे क्या स्पेसिफिक करके कर दिया, नॉर्थ पोल। अगर स्पेसिफिक होगा तो चांसेस क्या गलत होने के ज्यादा हैं। और टेरिटरीज की बात हो रही है कि अपने टेरिटरी को डिमार्केट कर लें,
भाई ऐसा तो आप देखें ना, अगर नॉर्थ पोल की बात है वहां तो टेरिटरीज किसकी हैं, वो किसी की थोड़ी ना होती हैं टेरिटरीज नॉर्थ पोल में, ना वो उस पर एग्रीमेंट, उस पर डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो कहां से एग्रीमेंट हो गया अभी। इट इज अ सेट ऑफ नॉर्म्स टू बी फॉलोड बाय कंट्रीज whose scientists undertake research studies in the North Pole and South Pole. Certain norms to be followed whose scientists undertake their, ये बिल्कुल सही बात है, पोलर एरिया में जो साइंटिस्ट हैं चाहे वो नॉर्थ चाहे साउथ में, वो क्या नॉर्म्स फॉलो करेंगे, कोड में भी क्या लिखे होते हैं, नॉर्म्स लिखे होते हैं। हाँ ये भी सही हो सकता है भाई, पहला भी सही हो सकता है। इट इज अ ट्रेड एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑफ द आर्कटिक काउंसिल। ऐसा कुछ है ही नहीं है यहाँ पे, पोल के बारे में तो वर्ड आ ही नहीं रहा है। पोल कहां लिखा है इसमें, आर्कटिक काउंसिल की बात कर रहे हैं सिर्फ, उसमें नॉर्थ पोल आ रहा है, और इसमें बात क्या है ना साउथ पोल की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे वर्ड होता लिख देते नॉर्थ पोलर कोड, फिर पोलर कोड ना लिखते, पर ये बात कर रहे हैं अकेले नॉर्थ की, स्पेसिफिक कर रहे हैं। और ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है सर, ये कोड एग्रीमेंट नहीं होता, कोड तो नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशंस होती हैं। अब मैंने ए और सी में से पेपर में मार्क किया था सी, और मेरा हुआ था गलत, क्योंकि मैंने लिंक किया, क्योंकि भाई उस पोल में क्या चल रही होती हैं, साइंटिस्ट की स्टडी, तो मुझे लगा हाँ साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं, उसके लिए नॉर्म्स होंगे। पर मुझे एक चीज बताओ भाई, जैसे जैसे नॉर्थ पोल या साउथ पोल की बात करें, नॉर्थ पोल की, वो पिघल रहा है, ऊपर से शिप्स जाती हैं, अब कोड बनाया जाता है। जैसे हमारा एक कोड है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है ना, या यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज है। अब इन्होंने इंटरनेशनल लॉ बनता है, इसके अंदर वो कोड होता है, वो फॉलो करना होता है। तो कोड कहां ज्यादा बनता है, कोड वहां बनता है जहां पे डर ज्यादा हो। भाई नॉर्म्स टू बी फॉलोड बाय कंट्रीज हु साइंटिस्ट अंडरटेक रिसर्च स्टडीज, इस पे नॉर्म्स बनाने की जरूरत ज्यादा है या इस पे। और यूपीएससी कौन सा स्टेटमेंट पूछता है कि भाई जो कोई इशू ब्रॉड हो, जो इंपॉर्टेंट इशू हो। ऐसे थोड़ा यूपीएससी को मन है भाई नहीं मैं कुछ भी रैंडम पूछ लूं, उसका मन होता है कि भाई ये पोलर कोड क्योंकि न्यूज में है, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो वो पूछेगा। तो कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाली कि भाई कौन से नॉर्म्स फॉलो करने रिसर्च में, या ये वाली कि भाई शिप्स को पास होने के लिए कौन सा सेफ्टी कोड फॉलो करना है। तो बिकॉज शिप्स आजकल चल रही हैं, बिकॉज ऑफ वर्ड इज इन फ्लक्स, वर्ड ऑर्डर, तो बेटर ऑप्शन इज ए। तो वो भाई एग्जामिनर को क्वेश्चन किसी कंटेक्स्ट में पूछने, कोई इंपॉर्टेंस है उनकी, ये थोड़ा ना पूछ के कुछ भी पूछ लेगा। तो उस सेंस में if we're talking about polar code, that code must be news and this code must have some significance, and to take that thing into account while solve the question, it helps you a lot. तो उस सेंस में पोलर कोड का पूछने का कोई तो सिग्निफिकेंस होगा। तो एक चीज आप कभी नहीं भूलेंगे कि why UPSC is asking questions, it also has a relevance. UPSC will never ask questions जो बिल्कुल रैंडम होंगे, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होगी। एंड यू हैव टू कीप दैट पैटर्न इन माइंड आज के बाद, कि कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसकी क्या है सिग्निफिकेंस है, इट मींस व्हाई द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, दिस थिंग विल हेल्प यू। तो उस बार मैंने सी लगाया था, आके मैंने समझा ए, और उसके बाद जो मैंने पैटर्न बनाया वो ये बनाया, और देन आई रियलाइज कि भाई यूपीएससी इस चीज को भी ध्यान में रखता है। तो मेरा और पैटर्न, और इस पे और क्या हो गया, मेरा इंट्यूशन स्ट्रांग हो गया कि भाई आज के बाद अगर दो चीजें होंगी मैं उसमें कंफ्यूज हूं, तो मैं वो चीज मार्क करूंगा जो पूछी जानी इंपॉर्टेंट है, ना कि वो जो मुझे लगता है कि मैंने पढ़ी है। आया समझ में? आया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 78 विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसमें देखें, पहली, द यूएन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू द नॉन मेंबर स्टेट्स। द यूएन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू नॉन मेंबर स्टेट। आपको पता है ना यूएन के कुछ मेंबर स्टेट्स हैं, कुछ ऑब्जर्वर स्टेट होती हैं, और आपको पता होगा हर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जर्वर स्टेट होती हैं। जैसे इंडिया एससीओ का पहले ऑब्जर्वर स्टेट था, तो यूएन में ना होना क्या गलत है? तो ये चीज तो पॉसिबल है ही है, पर कौन ग्रांट करता होगा? यूएनजीए। तो क्या वो ग्रांट कर सकता है ऑब्जर्वर स्टेटस? अगला देखते हैं, इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूएन जनरल असेंबली। इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब तो ये जरूरी नहीं कंट्री हो, वो कोई बॉडी भी हो सकती है, ऑफ कोर्स हो सकती है, क्या दिक्कत है? ऑब्जर्वर का मतलब होता है तो वो जाके चीजों को ऑब्जर्व कर रही है क्या क्या हो रहा है असेंबली में। तो हाँ भाई, वैसे भी पढ़ते हैं,
बड़ा लॉजिकल है कि यूएन के जो मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ कंट्रीज नहीं होते हैं, ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हो सकती हैं, एज अ कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं एज अ ऑब्जर्वर स्टेट। आपने वैसे भी जब आईआर पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, ऑब्जर्वर स्टेट में कुछ बॉडीज आ रही हैं रेदर देन जस्ट कंट्रीज, क्योंकि वो भी एक प्लेयर हैं। तो अगर ऑब्जर्वर स्टेटस देना है कंट्री को दे सकते हो, तो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी को क्यों नहीं दोगे? बिकॉज यूएन को तो बहुत सारी चीजों को साथ में लेके चलना है। भाई यूएन एनजीओ की हेल्प लेती हैं, कोई एनजीओ बहुत फेमस है तो क्या उसे ऑब्जर्वर स्टेटस नहीं देंगे कि वो आके यूएन की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करे और यूएन की डिबेट्स को और इनरिच करे? बिल्कुल करेंगे। अब बात बस ये है, यूएनजीए में आप उसको दे सकते हैं इनको, ये बड़ा लॉजिकल है। अब बात है कि यूएनजीए कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस, या यहां वर्ड क्या लिखे हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब आपको बताया है भाई ऑब्जर्वर स्टेटस दे रहे हैं, ना कि मेंबर बना रहे हैं। मेंबर बनाना हो तो दोनों को पूछना पड़ता है, यूएनजीए को भी और यूएनएससी को भी। पर यूएनएससी को हम क्यों पूछें जब उसे क्या देना है, सिर्फ जस्ट ऑब्जर्वर स्टेटस देना है। तो ऑब्जर्वर स्टेटस तो यूएनजीए दे सकता है, हां दे सकता है। यूएनएससी लिखा, हमें डाउट है कि यूएनएससी ना हो गई, पर आपको पता लगे यूएनएससी तो मेंबरशिप के लिए रिक्वायर्ड होता है। जनरली हमें क्या देना है, क्या ये कर सकता है, वर्ड क्या है, हां कैन ग्रांट। परमानेंट ऑब्जर्वर्स इन द यूएन जनरल असेंबली कैन मेंटेन मिशंस एट द यूएन हेडक्वार्टर्स। परमानेंट ऑब्जर्वर इन द यूएन जनरल असेंबली कैन मेंटेन मिशंस। हां भाई कर लो, मिशन बना लो अपना, मिशंस बना लो। मतलब आप अपना जो ऑब्जर्वर स्टेट जो है, ऑब्जर्वर है स्टेटस मिला हुआ है, उसके अंदर आप मिशंस बना सकते हो। मतलब आप आके अपने मिशन से अपने आइडियाज को प्रमोट कर सकते हो। तो क्या दिक्कत है इसमें? तो इससे हो क्या जाएगा? कुछ नहीं होगा। आओ अपने मिशंस बनाओ ताकि आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाओ। 2 और 3 आर करेक्ट। 1 में मुझे डाउट है, पर 2 और 3 मुझे पक्का पता है सही है। अब देखते हैं इसको, नीचे आते हैं। 1 में डाउट है, 2 और 3 पक्का सही है, तो मैंने एक क्रॉस कर दिया। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, 1 हमें देखना पड़ेगा। तो मैंने देखा यूएनजीए क्या ग्रांट कर सकता है स्टेटस, कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस, ये पूछा है। तो मैंने देखा भाई ऑब्जर्वर स्टेटस कोई बड़ी चीज नहीं है, तो सिक्योरिटी काउंसिल से सिर्फ मेंबरशिप के लिए होती है, ना कि, क्योंकि बाकी सारे काम जो होते हैं वो कौन करती है, असेंबली करती है सारे काम। यूएनएससी का काम होता है सिर्फ सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स, तो यूएनएससी का काम है सिर्फ सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स। या फिर अगर किसको पूछना है, मेंबर्स, किस कंट्री को मेंबर्स बनाना है, तब इसको पूछा जाता है। बाकी काम तो कौन करती है, यूएनजीए ही करती है। तो मैंने लॉजिक लगाया कि भाई यूएनएससी जो होती है वो सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी वाले काम वो करेगी, बाकी सारे काम कौन करता है, यूएनजीए कर सकता है। हाँ भाई अगर आपको मेंबरशिप चेंज करनी है फिर तो पूछना पड़ेगा, क्यों? बिकॉज जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनको बिना पूछे तुम नए मेंबर्स नहीं बना सकते, उनको अपनी हेजेमनी मेंटेन करनी है। तो उस सेंस में अगर आप देखें तो इन दैट सेंस एंड इन दैट रिस्पेक्ट आई विल से कि आई विल गो विद द वन स्टेटमेंट ऑल्सो। क्योंकि आप बार बार देखें यहाँ यूएनजीए की बात हो रही है, यूएनजी की बात हो रही है, और ऑब्जर्वर स्टेटस देने से उनके पास कोई पावर नहीं आ रही है। और ऑब्जर्वर स्टेटस किसको दिया जा सकता है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिया जा सकता है। तो हाँ भाई यूएनजीए कर सकती है, बिकॉज इससे P5 की पावर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। जस्ट क्या हो रहा है, उनको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जा रहा है और बाकी सारे काम करती भी यूएनजीए है। तो मैं आंसर का क्या मार्क क्या होगा, डी, दैट इज 1, 2 and 3। आंसर भी इसका क्या है, डी ही है। अब नेक्स्ट देखें, विद रेफरेंस टू द टी बोर्ड, विद रेफरेंस टू द टी बोर्ड in India, consider the following statements. With reference to T board in India, consider the following statements. इसको देखते हैं, आराम से देखें इसको। पहला है the T board is a statutory body. Is a statutory body. ये फैक्चुअल है, आपको पता होना चाहिए कि जो टी बोर्ड होते हैं, क्योंकि जो बोर्ड होते हैं ना इनके पास बहुत पावर्स होती हैं और इनको किसी एक्ट के अंदर बनाया जाता है तभी इनको पावर्स देते हैं। तो बोर्ड ये क्या है, स्टैट्यूटरी है। तो पहले होता है ना, बोर्ड ये नहीं है कि नॉन स्टैट्यूटरी होते हैं हमेशा, बोर्ड स्टैट्यूटरी भी हो सकते हैं। ये फैक्चुअल, आता है, नहीं आता नहीं आता, इस पे और कुछ नहीं किया जा सकता भाई। इट इज रेगुलेटरी बॉडी अटैच्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। भाई टी बोर्ड एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर थोड़ा ना बात है। टी बोर्ड क्या प्रमोट कर रहे हैं, इसका टी बोर्ड का काम होगा, जो टी बनी है, जो की है आपने, उसके ट्रेड की बात कर रहे होंगे, मिनिस्ट्री लिखी है। फार्मर, टी बोर्ड का काम है कि भाई टी को कैसे प्रमोट किया जाए। जैसे देखें, टी बोर्ड हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु।
द बोर्ड हैज ओवरसीज ऑफिसेज इन दुबई एंड मॉस्को। मतलब आपको लग रहा है ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ के पता लगा कि टी बोर्ड का काम है फार्मर फूर्मर नहीं है, टी बोर्ड का काम है अपनी टी को प्रमोट करना। अब प्रमोट करना इसका काम नहीं है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये काम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये तो गलत होगी, वैसे मिनिस्ट्री लिखी है वो गलत ही होती है। मिनिस्ट्री के गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर आप देखें 90% के हम 99% मिनिस्ट्री को गलत मार के आएंगे, कहीं भी आपको सही नहीं मिलेगी, बहुत ही रेयर होगी। नहीं पता तो गलत मारे, और वैसे भी लग रहा है इन दोनों से पता करके पता लगा कि इनके जो है बोर्ड को हम यहाँ पे क्यों बना रहे हैं। अगर बनाना होता तो वहां बनाते ना जहाँ पे क्या होती, ज़्यादा चाय बनती। या फार्मर, दुबई में फार्मर के क्या राइट्स प्रमोट कर रहे होंगे, ये तो टी को प्रमोट कर रहे हो, एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे दिख रहा है टी की एक्सपोर्ट या ट्रेड की बात हो रही है, तो बॉडी तो ये नहीं होगी। अब मुझे बताएं, बोर्ड के ओवरसीज ऑफिस हैं दुबई एंड मॉस्को में। अब भाई बोर्ड के ऑफिसेज या हेडक्वार्टर, भाई बोर्ड का हेडक्वार्टर जो है वो एक जगह होता है, ऑफिसेज तो बहुत जगह होते हैं। भाई हर कंपनी का एक हेडक्वार्टर होता है, बाकी ऑफिसेज बहुत जगह होते हैं। अब टी बोर्ड के ऑफिसेज बहुत जगह पे होंगे, हेडक्वार्टर एक जगह पे होगा। अब मेरे को ऑप्शन सेट करना है, मैं क्या उसका हेडक्वार्टर को चेंज कर दूं कि उसके ऑफिसेज को चेंज करूं। अगर मैं हेडक्वार्टर को चेंज करना चाहता हूं तो मुझे पता है कि हेडक्वार्टर ये है ABC, मैं वो नहीं लिखता, DEF लिख देता हूं। मुझे पता है कि इसका हेडक्वार्टर मैंने पढ़ा वो कहां पे ABC, मैंने उसका कोई और नाम लिख दिया DEF, उससे क्या कर दिया, गलत कर दिया। ये गलत करना आसान है। जब मैं ऑफिसेज कर रहा हूंगा तो मैं पहले सारे ऑफिसेज पढ़ूंगा कहां कहां पे हैं, उनको पढ़ के सभी को फिर बनाऊंगा। इसमें मुझे यह है कि पहले मुझे सारे ऑफिसेज पढ़ने पड़ेंगे और श्योर होना पड़ेगा कि सारे ऑफिसेज जो लिखे हुए हैं मेरे को पास सारे हैं या नहीं है, फिर मैं बनाऊंगा कोई एक नाम। कौन सी स्टेटमेंट को गलत करना आसान है, इसको या इसको? एग्जामिनर के हिसाब से देखें, इसको गलत करना आसान है, इसलिए गलत है, और ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। और दोनों फैक्ट्स गलत नहीं हो सकते हैं, बिकॉज एक फैक्ट तो वह सही रखेगा, इतना यूपीएससी नहीं खेलता है कि हाँ भाई हेडक्वार्टर भी गलत दे दिया और ऑफिस भी गलत दे दिए। हो सकते हैं पर बहुत ही रेयर केसेस में होते हैं। हम इसमें अजम्पशन यो नहीं मानेंगे जो एक्सट्रीम केसेस हैं, हम मानेंगे द मोस्ट प्रोबेबल केस कौन सा होता है, बिकॉज हमें प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जाना है। तो हमें यह देखकर मुझे पता लग गया था कि इनमें से एक तो पक्का गलत है, क्योंकि एक गलत का मतलब क्या है कि यूपीएससी ने एक स्टेटमेंट फैक्ट गलत बनाया, बाकी ऐसे दोनों के दोनों गलत बना दिए। इतना भी सैडिस्टिक नहीं है वो। अब पता लग गया भाई आंसर 4 तो है, मतलब 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है। 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है। फर्स्ट देख लेते हैं, पता नहीं 2, 3 एंड 4। 2 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है। 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है। अपने आंसर क्या आ गया, डी। अगर मुझे पहला पता भी नहीं था तब भी आंसर डी आता, पर आपको पता लग गया टी बोर्ड का स्टैट्यूटरी बॉडी है। आया समझ में? नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर, दैट इज नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 80। ग्रीन वॉशिंग। अब आपने वर्ड एसोसिएशन किया ब्रेन वॉशिंग के साथ, ये पहले भी बताया था मैंने। ब्रेन वॉशिंग में क्या होता है, जो सच है उसको छुपा के आपको वॉश किया जाता है ब्रेन को, मतलब कोई ऐसी चीज जिसको आपको बोल के सच दिखाया जाता है जो सच होता नहीं है। ग्रीन वॉशिंग में मतलब कोई चीजें जो ग्रीन नहीं है आपको ग्रीन दिखाई जाएंगी। कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनी प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड, बिल्कुल सही। नॉन इंक्लूजन ऑफ इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंट्री। भाई ग्रीन वॉश करना है मतलब ब्रेन वॉश करना है, वैसे क्या होता है ग्रीन वॉश मतलब लोगों को करना है ग्रीन वॉश, तो ऑफ कोर्स फॉल्स इंप्रेशन दिया जाएगा। इग्नोरिंग द डिजास्टर्स इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज व्हाइल अंडरटेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। भाई इसमें ना देखिए आप क्या कर रहे हैं, कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट कंपनीज प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड। उसके बाद कितनी स्पेसिफिक स्टेटमेंट बनाई है देखो, मेक्स मैंडेटरी प्रोविजन फॉर एनवायरमेंटल कॉस्ट इन अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम। मैंडेटरी प्रोविजन नहीं होती, ये तो वॉश करना मतलब ये इंप्रेशन देना होता है। इग्नोरिंग द डिजास्टर, इग्नोर नहीं करना है। ग्रीन वॉश मतलब बताना, कुछ ब्रेन वॉश में कुछ बताया जाता है, ग्रीन वॉश में कुछ बताया जाएगा, कुछ इंक्लूड करना या कुछ वो करना वो नहीं होता है इसमें। अगर हम वर्ड एसोसिएशन करें तो ग्रीन वॉशिंग इज कुछ ऐसी चीज बताना जो वो हो ना पर वो लगवाई जाना कि वैसा है, तो इसमें इंप्रेशन की बात होती है, फॉल्स इंप्रेशन की बात होती है। तो आंसर इज ए। वर्ड एसोसिएशन ऐसे करना है, बस ऐसे नहीं देखना है कि इन्वायरमेंट की बात कहां हो रही है। इनमें तो इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, इग्नोरिंग, मैंडेटरी ये बातें हो रही है, ये थोड़ा होता है। इसमें तो बताना होता है ऐसा
लोगों को लगवाना होता है कि ऐसा हो रहा है, पर जबकि ऐसा नहीं हो रहा होता। तो वर्ड एसोसिएशन में भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। नाउ देखें 81, क्वेश्चन नंबर 81। अब इसको पढ़ें स्टेटमेंट को। दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ अर्थ। हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट solar radiation and cool the surface of the earth. Low clouds have a high absorption of infrared radiation emanating from the earth's surface and thus warming effect. अब मुझे एक चीज सिंपल से बताओ बस आप, हाई क्लाउड्स, हाई एरिया में क्लाउड्स ज्यादा होंगे या लो में क्लाउड्स ज्यादा होते हैं? वाटर कहां ज्यादा होता है? ऊपर वाटर ज्यादा होता है या वाटर नीचे ज्यादा होता है? ऑफकोर्स नीचे ज्यादा होता है, ऊपर कम होता है। तो आपके जो लो क्लाउड्स होंगे वो क्या होंगे? ज्यादा होंगे, वाइट होंगे, ज्यादा डेंस होंगे। ये क्या कम डेंस होंगे? तो लो क्लाउड्स ज्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे या हाई क्लाउड्स ज्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे? तो ऑफ कोर्स लो क्लाउड ज्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे। लो क्लाउड्स रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन, हाई क्लाउड्स एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन जो अर्थ से जाती है। तो लो क्लाउड्स तो आपकी रेडिएशन को बाहर फेंकते हैं और ऊपर जाके जो हाई क्लाउड्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, बिकॉज उनमें जो रिफ्लेक्टिंग, क्योंकि क्लाउड्स रिफ्लेक्ट भी करते हैं, एब्जॉर्ब भी करते हैं। जो जितने ज्यादा डेंस व्हाइट होंगे उतने ज्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे, और वो आपने अगर पकड़ लिया तो आंसर आ गया। मतलब चीजों को इंटरचेंज किया हुआ है। आपको बस इतना सोचना था दोनों क्लाउड्स में क्या डिफरेंस है, उसकी प्रॉपर्टी वहीं से आ जाती और साफ साफ दिख जाता कि चीजें इंटरचेंज की हुई हैं। तो आंसर इज डी, दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। और आपका वही पैटर्न दोबारा अप्लाई हो रहा है कि चीजों को इंटरचेंज किया जाता है। आया समझ में? 81 का आंसर इज डी इज द आंसर। एंड दिस पैटर्न हैज बीन रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन द यूपीएससी इंटरचेंज द स्टेटमेंट्स। बहुत बार किया है। यहां से तो आपको समझ में आना चाहिए। इनफैक्ट जब मैंने पेपर में क्वेश्चन देखा था हाई और लो क्लाउड्स, जैसे ही मैंने ये देखा मैंने इसको ऐसे सर्कल किया और समझा कि पक्का कहीं ना कहीं दोनों के कामों को इंटरचेंज किया होगा। जब मैंने पढ़ा तो मेरे को साफ ही लग गया कि इंटरचेंज किया है। पर एटलीस्ट आपको माइंड में पहले रेडी तो हो गया ना, आपको पता तो लग गया कि या तो ये दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे। बिकॉज अगर ये इंटरचेंज किए होंगे दोनों गलत हो जाएंगे, अदरवाइज दोनों सही होंगे। यही पैटर्न है। फिर आप स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे पर आपको एक बार माइंड में तो आ जाता ना कि कैसे एग्जामिनर स्टेटमेंट को चेक सेट कर रहा है। अब देखें नेक्स्ट 82। अब 82 क्वेश्चन देखें। अब जब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करने वाला इतना आसान क्वेश्चन था कि इसको तुम बिल्कुल लॉजिक के बेसिस पे कर सकते हो। अगर आपको कुछ पता भी नहीं है ना जिंदगी में तब भी कर सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगर आप छोड़ के आ रहे हो, इट मीन्स यू हैव नॉट स्टडीड द आइडिया ऑफ डिकोडिंग यूपीएससी माइंडसेट। इट मीन्स यू आर टोटली गोइंग ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, एंड नॉलेज के बेसिस पे आप ये कभी नहीं पढ़ पाएंगे बीडी बीडी कहां पे है, कहां पे है आपका ददाब रिफ्यूज कॉम्प्लेक्स। अगर ये पढ़ने लगे तो पागल नहीं हो जाएंगे आप। इट मीन्स दिस क्वेश्चन कैन ओनली बी सॉल्व्ड बाय द एप्टीट्यूड एंड योर लॉजिक्स रेदर देन फैक्ट्स। एंड हाउ वी कैन डू दैट, लेट्स सी दैट, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें इसको मैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन है बीडी बीडी इज अ लार्ज रिफ्यूज सेटलमेंट इन द नॉर्थ वेस्ट कीनिया। अब ये बीडी बीडी है कहां पे? वो बोल रहे हैं नॉर्थ वेस्ट ऑफ कीनिया। ये एक फैक्ट है, ये कहीं पे भी हो सकता है कीनिया के अलावा, चाहे उसके नॉर्थ साउथ में हो चाहे वो कीनिया में हो। मतलब यहां फैक्ट वाली स्टेटमेंट है ये। यहां तो ये हाँ होगा ना होगा, इसको गलत करने के चांसेस क्या हैं? ज्यादा हैं। जो बिल्कुल क्या होते हैं, फैक्चुअल होते हैं। तो क्या पता ये सोमालिया में हो, या वर्ड क्या है सोमालिया लिखा हुआ है नीचे, या साउथ सुडान में हो। तो या तो ये सोमालिया में हो सकता है या साउथ सुडान में हो सकता है। जान के क्या लिखा हो कीनिया, क्या पता ऐसा हो। बिल्कुल आसान काम है ना। बीडी बीडी सोमालिया में, आपने क्या बनाया? नहीं, बीडी बीडी तो नॉर्थ वेस्ट ऑफ कीनिया में है, या फिर कीनिया में ही है कहां पे? नॉर्थ साउथ में। तो आपने बस ये चेंज करना था, या है ये साउथ में, जाके नॉर्थ वेस्ट लिख दिया। तो इसके गलत होने के चांसेस हैं, बिल्कुल हैं। आगे पढ़ते हैं। सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सुडान सिविल वॉर लिव इन बीडी बीडी। अब साउथ सुडान से कुछ लोग निकले, वो कहां गए? बीडी बीडी में। अब मुझे इतना तो में समझ में आ रहा है बीडी बीडी कहां है, ये कह रहे हैं कीनिया में है।
अब मेरे को इतना समझ में आ गया था बीडीबीडी है तो या तो कीनिया या साउथ सुडान या सोमालिया, है ये अफ्रीका में। ऐसा नहीं है बीडीबीडी कहीं और यूरोप में है वहां से नाम लेके आए हैं, है तो यहीं पे। इतना मेरे को फील आ गया, और ये आपको भी आ गया होगा कि बीडीबीडी अगर नॉर्थ वेस्टर्न कीनिया लिखा है मतलब उसने या तो है ही कीनिया में, उसकी डायरेक्शन अलग है, या जो बाकी कंट्री नीचे लिखी है उसमें से है। तभी तो वो कंफ्यूज करना चाह रहा होगा, ये तो ना जाके इसने कहीं अमेरिका की कोई सिटी ले आया वहां पे लिख दी, उसके आसपास वाली सिटीज का ही नाम लिखा होगा ताकि बच्चे को क्या हो जाए, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए। ये तो लिखेगा नहीं भाई अमेरिका की लिख दी। तो इतना तो क्लियर हो गया बीडीबीडी है तो अफ्रीका में। ये आपको समझ में आया? इतना आपको समझ में आ रहा है, फील आ रही है, इंट्यूशन आ रही है, लॉजिक आ रहा है कि बीडीबीडी है तो अफ्रीका में। जितना हमने अभी तक पढ़ा है आपको ये समझ में आता है कि स्टेटमेंट्स में ही खेला जाता है, मतलब बीडीबीडी इन स्टेटमेंट में जो नाम लिखे हैं उन्हीं में से कोई नाम है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि नाम कहां से उठाया जाएगा, कहीं दूर दरार से, क्योंकि उसने जो क्वेश्चन बनाना है ये मान लो कोई यहां उसने कोई चीज पढ़ी होगी, कोई आर्टिकल पढ़ा होगा, उसमें से ही नाम को इंटरचेंज करता है रेदर देन कोई बाहर से नाम लेके आएगा। अगर बीडीबीडी अफ्रीका में है तो सम पीपल जो साउथ सुडान से गए हैं वो बीडीबीडी में रह रहे हैं, तो अफ्रीका के लोग किसी स्टेट से निकल के अफ्रीका में जा रहे हैं। ये नहीं जा रहे तुम कैसे बता सकते हो? या तो तुम जाओ साउथ बीडीबीडी में और उनसे पूछो सभी से कि भाई तुम साउथ सुडान से कौन कौन नहीं आया है, सभी बंदों का सेंसस करवाओ, पहले उनको बोलो आ जाओ भाई सेंसस करवाओ, तब वो श्योर हो पाएगा कौन एग्जामिनर। अब ये इंफॉर्मेशन तो जाके बीडीबीडी में एग्जामिनर को चेक करनी पड़ेगी। अब एग्जामिनर को यूपीएससी का पेपर बनाना है कि जाके बीडीबीडी में सेंसस करना है, तो ये उसके लॉजिस्टिक लिमिटेशन की वजह से सही होगी। क्योंकि अगर वो लिख रहा है कि सम पीपल वहां पे रह रहे हैं, अगर वो लिखे कि कोई भी लोग नहीं रह रहे हैं, तो फिर तो उसके पास ऐसा प्रूव करने के लिए लॉजिस्टिक लिमिटेशन है। अगर वो ऐसा प्रूव नहीं कर पा रहा है कि वहां पे कोई नहीं रहता है और उसका उल्टा स्टेटमेंट क्या है कुछ लोग रहते हैं, तो उसके सही होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। मतलब इसका उल्टा करेंगे तो वो क्या है कि वहां पे कोई भी लोग नहीं रहते हैं, मतलब साउथ सुडान से कोई भी लोग बीडीबीडी में नहीं रहते हैं, जबकि वहां पे वॉर हो रहा है, सिविल वॉर। तो उसके लिए उसको सेंसस करना पड़ेगा। वो स्टेटमेंट तो वो प्रूव नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर वो स्टेटमेंट प्रूव नहीं कर पा रहा है वो वाली लॉजिस्टिक लिमिटेशन की वजह से, तो उसकी ऑपोजिट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। Some people who fled from civil war in Somalia live in Daba region complex of Kenya. सोमालिया कीनिया में लोग नहीं आए हैं, सोमालिया से निकल के लोग कहाँ नहीं आए हैं, कीनिया में नहीं आए हैं। फिर वो जाएगा वहां पे उसके रिफ्यूज कम्प्लेक्स में कीनिया के, पूछेगा कि कौन क्या कोई यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो सोमालिया से आए हों या कोई नहीं है, तो भाई उसको जाके प्रूव करना पड़ेगा कि कोई नहीं है। हम ये मानेंगे कोई ना कोई होगा क्योंकि है अफ्रीका में ही, लॉजिक क्या बोलता है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुई होगी। पर ये कहना कि वहां पे कोई भी सोमालिया से लोग नहीं आए हैं कहाँ पे, कीनिया के इस कम्प्लेक्स में, तो उसको सेंसस करना पड़ेगा, जाके वहां पे उनके आधार कार्ड चेक करेगा सभी के कि भाई बताओ मुझे तुम हो के नहीं हो। और फिर भी शायद लोग ना बता पाए, झूठ बोल दें कि हम नहीं बताएंगे भाई कि हम वहां से आए हैं, क्या पता हमें उठा लें। तो ये तो पता करना ही बड़ा मुश्किल है। अगर कोई चीज़ पता करनी बड़ी मुश्किल है तो एग्जामिनर ये क्वेश्चन क्यों बना रहा है, या तो उसको बिल्कुल सही करने हैं या बिल्कुल गलत करने हैं। तो अगर ये इसको पता है कि ये स्टेटमेंट मैं प्रूव ही नहीं कर सकता, इसकी ऑपोजिट स्टेटमेंट मैं प्रूव ही नहीं कर सकता, तो ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट का ऑपोजिट सही होगा ना, गलत कैसे हो जाएगा। तो लॉजिक भी बोल रहा है सही होने चाहिए, और जब इसको सम वर्ड लिखा है उसके बेसिस पर सही होने चाहिए। जितनी बार भी सम आया अभी तक सही हुआ है। एक तो यहाँ पे सम लिखा है, सम मतलब कुछ, तो पॉसिबिलिटी क्या है, ज्यादा है। दूसरा लॉजिस्टिक लिमिटेशन है उसको ये प्रूव करने की वहां पे कोई नहीं रहता है। और तीसरा लॉजिक है इंटरनल, तो चीजें अफ्रीका में तो लोग घूमते रहते हैं, बड़े लॉजिकल चीज है ये। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अगर दोनों करेक्ट हैं तो भाई आपको ये पता लग गया है कि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है ही नहीं है, तो मुझे 2 सेकंड एंड थर्ड करेक्ट मारनी पड़ेगी। 1 तो अपने आप क्या होगी, गलत होगी। हाँ फैक्ट भी था, गलत भी हो गया, आंसर भी इसका सी था। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। ये चीज आपको कभी नहीं छोड़नी है कि भाई मैं लॉजिक नहीं छोड़ूंगा, मेरे को फैक्ट एक नहीं पता कि कहां पे है दबाव रीजन, कहां पे है बीडीबीडी, पर मुझे ये पता है कि लॉजिक आर मोर स्ट्रॉन्गर देन फैक्ट समटाइम्स, इन फैक्ट इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो उस लॉजिक के बेस पे आपको सॉल्व करना है। आया समझ में? तो सम पीपल हु फ्लड फ्रॉम साउथ सुडान, तो मैंने ये आपको लॉजिक क्या बताया, इसको उल्टा करके पढ़ो। उल्टा प्रूव करना क्या बड़ा मुश्किल है। अगर उल्टा प्रूव करना बड़ा मुश्किल है, इसका मतलब क्या है, एग्जामिनर के पास ये अगर वो उसको स्टेटमेंट को गलत करना चाह रहा है
इसका मतलब अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो एग्जामिनर को वहां पे जाके करना पड़ेगा सेंसस, वो कर नहीं सकता है, तो ये स्टेटमेंट मतलब गलत नहीं हो सकती है। अगर ये गलत करनी होती उसको, तो इसको गलत प्रूव करने के लिए लॉजिस्टिक लिमिटेशन है, तो स्टेटमेंट यहां सही होगी या गलत होगी। गलत ये करने के लिए पॉसिबल नहीं है उसके लिए, तो ये स्टेटमेंट सही होगी। तो अगर ये उसने स्टेटमेंट गलत सेट की हो, उसके हिसाब से गलत हो, तो वो कर ही नहीं पाएगा स्टेटमेंट सेट, क्योंकि ये सही थी तभी उसने लिखी है, क्योंकि इसको गलत तो वो प्रूव कर ही नहीं सकता है। इस लेवल का माइंडसेट आपको चाहिए। अब आपका दिमाग खुल रहा होगा कि हाँ भाई सही चल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट इज 83, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज विच वन ऑफ द अबव आर द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स। विच वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स। इसमें मैंने लॉजिक लगाया था पेपर में, वो क्या लगाया था, अर्मीनिया और अजरबैजान आपस में लड़ाई कर रहे हैं, नगोर्नो काराबाख रीजन, दोनों तो एक बॉडी का पार्ट नहीं होंगे, या तो एक होगा, दोनों तो नहीं हो सकते हैं, तो 1 2 तो मैं काट दूंगा, एक पक्का होगा तो ये भी गया। हाँ, कौन से बचे 1 3 या 2 5, तो 1 3 या 2 5, 3 और 5 में से देख लेता हूं, क्रोएशिया या उज्बेकिस्तान, कौन से टर्किक स्टेट है, इतना आपको पता होना चाहिए था। कौन से टर्किक ज्यादा है, उज्बेकिस्तान, तो आंसर इज 2 एंड 5। और अगर ये आप लगाते तो आपको यहां से समझ में आता कि कैसे अजरबैजान भी क्या है, टर्किक स्टेट है। ये पता होना चाहिए था आपको, जब आप ये न्यूज में थे एरियाज तो पता होने चाहिए, पर वैसे आप निकाल पाते अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होती। नेक्स्ट देखें 84, गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया, केरला हैज अ फुल सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुजरात हैज द हाईएस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन इंडिया। तीनों स्टेटमेंट सही नहीं है, वो तो होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि फैक्चुअल हैं, तो पक्का यहाँ पे स्टेट रूट चेंज की होगी एक आधे में, तो ये तो पक्का ही था हमें, तीनों तो है भी नहीं है। अब कौन सी की है ये भगवान जाने, अब ये बड़ा मुश्किल है प्रूव करना कौन सी की है। तो आप इसमें कोई भी हो सकता है इंटरचेंज, हमें नहीं पता, बिल्कुल फैक्चुअल है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन स्किप होना चाहिए। आपके हिसाब से आप बताएं, दिस क्वेश्चन शुड बी स्किप्ड एट एनी कॉस्ट, क्योंकि लॉजिक है ही नहीं आपके पास। यहाँ केरला नहीं तो तमिलनाडु हो सकता है, क्या कर देंगे भाई, गुजरात नहीं तो महाराष्ट्र हो सकता है, गोवा नहीं तो बॉम्बे हो सकता है, क्या है पता हमें, कुछ फैक्ट आपको पता हो तो बताएं, बड़ा मुश्किल काम है ये। दूसरा मैं ये सोच सकता हूं कि भाई गुजरात में लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट नहीं हो सकता है, गुजरात इतनी बड़ी नहीं है, बहुत सारी और स्टेट बड़ी हैं, तो छोटी स्टेट में बड़ा कैसे हो जाएगा प्रोजेक्ट, तो ये मेरे को लग रहा है गलत है। तो मैं अगर ये लॉजिक लगाऊं, यहां पे वर्ड लिखा होता ना तमिलनाडु, फिर भी मैं सोचता गोवा छोटी स्टेट से तुम लार्जेस्ट की बात कर रहे हो, तो थर्ड तो मैं नहीं लगाऊंगा, ए बी में से आंसर हो सकता है। 2 तो अपने आप हो गया, ये गलत है, अब ये डिपेंड करता है सही है या नहीं है, तब एटलीस्ट ए बी भी तो पहुंच ही जाते हैं, पर इसके बाद आगे पहुंचना बड़ा मुश्किल है, वो भी इसके बेसिस पे आप इसको डिलीट कर पाए हैं, बाकी तो पहुंचना बड़ा मुश्किल है ए और बी में से। दिस क्वेश्चन हैज टू बी स्किप्ड अगर आप ये भी डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, अदरवाइज 50-50 है, यू कैन मार्क एनी ए एंड बी। गुजरात एट द लार्जेस्ट, अब ये देख सकते हैं सोलर एनर्जी कौन सी स्टेट में है, अगर आप लॉजिक और जाएं, सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा किस स्टेट में होती है, क्या गुजरात में लार्जेस्ट सोलर पार्क पॉसिबल है कि नहीं। अगर हम सिंपल गुजरात छोड़ दें और ये सोचें कि सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा कहां पे होने के चांसेस हैं, अगर आपको लगता है कि वो गुजरात में हो सकती है तो तुम उसको सही मार सकते थे, तो तुम उसको सही मार सकते थे, तो अगर आपको लगता है तो ऐसे कर सकते थे आप। तो इसका आंसर भी क्या होना चाहिए, होना चाहिए कि भाई सबसे ज्यादा एनर्जी सोलर एनर्जी इंडिया का कौन सा, मतलब कौन सी स्टेट में ज्यादा पोटेंशियल है। तो आपको लगता तो आप गुजरात मार देते, तो वो बंदा मार देता ए, जिसको ना लगता वो मार देता बी। आंसर इसका बी है, बिकॉज राजस्थान में सबसे ज्यादा है, वही चेंज किया है ना राजस्थान को गुजरात से, तो उस सेंस में है। पर आप लॉजिक तो देखेंगे, राजस्थान गुजरात दोनों में क्या है, सोलर पोटेंशियल ज्यादा है। किस्मत थी आपने अगर ए मारा, आंसर है बी, पर है तो 50-50 ना, यहां तक तो पहुंच जाते हैं। अब देखें 85, विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, अन क्लॉज के बारे में पूछा है कि a coastal state has to establish the breadth of its territory up to sea of limit
सॉरी, पहली स्टेटमेंट है, अ कोस्टल स्टेट हैज द राइट टू एस्टैब्लिश द breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles measured from a baseline determined in accordance with the convention। मतलब आपको पता है ना भाई, ये बेसलाइन है, यहां से 12 नॉटिकल माइल तक क्या होता है आपके टेरिटोरियल वाटर्स। अगला है, शिप ऑफ ऑल स्टेट्स वेदर कोस्टल और लैंडलॉक्ड एंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज थ्रू द टेरिटोरियल सी। हाँ भाई, टेरिटोरियल सी से आप जा सकते हैं, राइट है, पर वो इनोसेंट पैसेज होना चाहिए। इनोसेंट मतलब वॉर और शिप वो नहीं होनी चाहिए। इनोसेंट पैसेज आप कर सकते हैं, वो आपका राइट है टेरिटोरियल वाटर से जाना। ऐसा ना होगा कि टेरिटोरियल वाटर से कोई शिप जा ही नहीं सकती है, जा सकती है, बस वो इनोसेंट पैसेज होना चाहिए। द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। और यहीं से 24 तक क्या होता है, यहीं से 12 तक क्या होता है, ये टेरिटोरियल है, और यहां से 24 तक क्या होता है पूरा का पूरा कॉन्टिगुअस जोन, और यहां से 200 तक कौन सा होता है टोटल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये तो सही है, और 1-3 सही है, तो आंसर क्या है 1-3 या 1-2-3। आपको बता दिया है कि भाई टेरिटोरियल वाटर में ऐसा नहीं होता कि कोई जा नहीं सकता है, जा सकते हैं, पर यहां पे क्या बोला, राइट टू ऑफ इनोसेंट पैसेज, मतलब आपको उसको वहां से मिलिट्री आपके वेसल्स नहीं जा सकती हैं, मिलिट्री सबमरीन नहीं जा सकती हैं, वो आप सिर्फ इनोसेंट पैसेज, इनोसेंट मतलब नाम ही क्या कर रहा है, सही उपयोग करके जाना है तो जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। 12 नॉटिकल माइल मतलब ये थोड़ा ना है कि भाई इंडिया के 12 नॉटिकल माइल में कोई चीज आएगी नहीं, आएगी, पर वो इनोसेंट पैसेज होना चाहिए। तो आंसर क्या, डी 1, 2 and 3। वर्ड ही बड़ा प्यारा था, इनोसेंट पैसेज। सेनकाकू आइलैंड्स क्यों न्यूज में होते हैं, बिल्कुल आसान, 500 बार है कि भाई लड़ाई चल रही होती है जापान और चाइना के बीच में, इसको लेके कुछ नहीं देखना। और ये तो ईस्ट चाइना से में, ये तो बड़े न्यूज में रहता है, सेनकाकू आइलैंड्स और डिस्प्यूटेड आइलैंड्स, किसमें, अ डिस्प्यूट बिटवीन जापान एंड चाइना, ये हम पढ़ते रहते हैं। 87 देखें, कंट्री और क्यों है न्यूज में, चंद क्यों न्यूज में है, गिनी, लेबनान एंड तुनिशिया। इतना तो पता लग गया, चारों में से चारों तो नहीं मारूंगा मैं ना, मैं एक मारूंगा, 2 और 3 में से चांसेस ज्यादा होंगे। वैसे कह रहा हूं 4 तो पक्का सही नहीं होंगे, फायदा क्या 4 फैक्ट देने का अगर चारों सही करने से, तो ये माइंडसेट है ना हमारा। और 3 भी नहीं गलत करेगा, इतना तो सैडिस्टिक नहीं है, या तो 2 गलत करेगा या 1 गलत करेगा। चैद क्या है, सेटिंग अप ऑफ परमानेंट मिलिट्री बेस बाय चाइना। गिनी इज सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट बाय मिलिट्री। लेबनान सीवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन। ट्यूनीशिया सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट। अब इसमें से तुम्हें अपने लॉजिक के बेसिस पे देखना था, पर आपको टॉपिक पता लग गया कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं कहाँ पे, यही अफ्रीका वाले रीजन में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसका जो तुम देखोगे आंसर, तो उसके आंसर को देखेंगे तो ही बता पाएंगे, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है ये क्वेश्चन सॉल्व करना। तो इसका आंसर जो यूपीएससी ने दिया हुआ है, दैट इज आंसर नंबर, इसका जो आंसर है दैट इज ओनली 3 पेयर्स आर करेक्ट, विच सिंपली मीन्स कि आपका पहली स्टेटमेंट गलत है और दूसरी, तीसरी, चौथी तीनों सही हैं, तो ओनली 3 पर ये आएगा तो ही आएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। गिनी में हुआ था ये सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड मिलिट्री रूल, यहाँ पे डिप्रेशन था, इकोनॉमिक डिप्रेशन, यहाँ पे था सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट, और जो चैद में था यहाँ पे कोई मिलिट्री बेस नहीं है चाइना का। चाइना ने जो बेस बनाए हैं बस एक कंट्री दे दी ढूंढ के, जहाँ पे चाइना का जहाँ पे थे बहुत ही कम कंट्री यहाँ पे बेस है, वैसे एक नाम ऐड कर दिया, बट इट्स टोटली अ फैक्चुअल स्टेटमेंट। ये हम कभी नहीं पढ़ते हैं चैद में क्या है चाइना का बेस। जिबूती में जाएंगे तो वहाँ तुम्हें पता लगते हैं, या चैद में क्यों होंगे। तो इसका आंसर है ओनली 3, 2, 3, 4 एंड करेक्ट, बट इट इज टोटली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। आता है तो आता है, नहीं तो नहीं। हाँ ये पक्का पता था 1 और 4 तो नहीं होंगे, तो बचता बी और सी में है। अगर आपको गैस के बेसिस पे करना है तो आंसर क्या होगा इसका, बी एंड सी, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस। तो दिस क्वेश्चन हैज टू बी स्किप्ड, नॉलेज के बेसिस पे होगा। तो कई क्वेश्चन आपको बताया डॉट बॉल जाएंगी, तो उसको जाने दें, उसमें ज्यादा लोड नहीं लेना है आपको, पर दिस थिंग यू शुड कीप इन माइंड। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 88। अब 88 करते हैं, पर आई होप ये माइंडसेट आपको अब डेवलप हो रहा होगा। अब 88 में क्या पूछा है, सिंपल कि द रीजन पूछे हैं, और पूछे वो रीजन कौन कौन से कंट्रीज में है। तो वही जो पहले लॉजिक लगाया कि इसमें 4 तो नहीं होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में जो फैक्चुअल होते हैं तो इंटरचेंज करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, या रॉन्ग बनाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं,
तो उस बेसिस पे आप देखेंगे तो 4 तो नहीं होंगे। अब मुझे बताओ जो कैटालोनिया है, दिस रीजन दैट इज इन न्यूज, दैट इज कैटालोनिया, कौन सी स्टेट में पढ़ते हैं ना कि भाई बड़ा फेमस होता है न्यूज में, दैट इज इन स्पेन। अब भाई ये स्पेन में है, स्पेन ऊपर लिखा है, तो मतलब एग्जामिनर ने उनको इसको गलत करने की कोशिश में चक्कर में ऊपर पहुंचा दिया है, तो ये तो अपने आप क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब कैटालोनिया स्पेन में है तो ये तो गलत ही है, स्पेन ऊपर लिखा है इसका आंसर, तो ये भी गलत होगा क्योंकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाह रहा था। ये दोनों गलत हो गए हैं, मतलब ना तो ओनली 3 है ना ओनली 4 है, 1 या 2 है। भाई ये आप पढ़ते हैं अम्हारा इज इन इथोपिया एंड एंटोलिया इज इन टर्की, ये तो वैसे यहाँ प्लेट भी होती है एंटोलियन प्लेट, तो ये तो पता ही है आपको, टर्की अम्हारा इथोपिया में है, आंसर इज बी। तो ये भी भाई आप यहां इसको डिलीट करके एटलीस्ट ए और बी पे तो पहुंच पाते, बाकी तो नॉलेज की गेम है, ए बी में से क्या मार्क करें, पर एटलीस्ट यहां तो पहुंच पाते। पिछले वाले में हमने सिर्फ मैथमेटिक कैलकुलेशन के बेसिस पे हम पहुंचे बी और सी में से, यहां पे हम जो हमारा नॉलेज है और वैसे पहुंच पाए ए और बी में से। वहां पे 50-50 के चांसेस थोड़े कम थे, यहां पर तो प्योर क्या है 50-50 है, तो ऐसे 50-50 के भी चांसेस होते हैं, यहां पे 100% क्या है आंसर ए और बी में से है, 90% चांसेस से आंसर क्या है बी और सी में से है, तो ये भी फर्क होता है। इसका आंसर क्या है बी, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, 1 and 2 आर करेक्ट, 3 and 4 आर नॉट करेक्ट। अगला देखें, विद रेफरेंस टू इंडियन लॉ अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। When a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected areas or outside। भाई वाइल्ड एनिमल किसकी प्रॉपर्टी होंगे, गवर्नमेंट की होंगे ना भाई, और प्राइवेट की तो नहीं है ना। हर कोई भी चीज है जो नेचुरल रिसोर्स है वो किसकी प्रॉपर्टी होता है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और किसकी प्रॉपर्टी होगा। When a wild animal is declared एज प्रोटेक्टेड, तो उसका प्रोटेक्शन हर जगह होता है, चाहे वो प्रोटेक्टेड एरिया में हो चाहे वो बाहर हो। ये थोड़ा है कि आपको जो लॉयन है प्रोटेक्टेड एरिया में उसे बचाना है, बाकी लॉयंस को मार दो। वाई सच डिस्क्रिमिनेशन? ऑफ कोर्स एप्रीहेंशन ऑफ अ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल्स बिकमिंग अ डेंजर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड टू किल दैट एनिमल। एप्रीहेंशन मतलब आपको लगता है तो आप मार देंगे, लगता है मार देंगे भाई, यहां तो कंक्रीट ग्राउंड हो। एप्रीहेंशन मतलब डर, इफ यू एप्रीहेंड दैट, अगर तुम्हें लगता है कि ये एप्रीहेंशन है, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, इट जस्ट योर एप्रीहेंशन, तो थोड़ा ना मारेंगे। ये वर्ड पकड़ लिया आपने, कोई प्रूव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होना चाहिए। किसी को मार रहे हैं एनिमल को, एप्रीहेंशन के बेसिस पे तो सभी को लगता है भाई डर, मार दे मार दे मार दे। डर तो अलग चीज होती है, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस अलग चीज होती है। 3 तो नहीं होगा इसका आंसर, पहले दोनों करेक्ट है, आंसर इज ए। अब देखें नेक्स्ट इज 890 नंबर क्वेश्चन। Certain species of which of the following organism are well known as cultivators of fungi? Spider, crab, cockroach, ant। स्किप करके आ जाएं, चुप करके पता है तो लिखें, नहीं तो छोड़ के आ जाएं। आंसर इसका ए है आंट, पर करने में कुछ, अब स्किप कर देंगे, डॉट बॉल कर देंगे, बहुत बढ़िया रहेंगे, नहीं तो 0.66 आएंगे माइनस, नहीं तो लप्पे सही होगा। पर वो हमें नहीं करना है, हमें लॉजिकल गैसिंग करनी है, ना कि ब्लाइंड गैसिंग करनी है। छोड़ने वाला क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए अब कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है जस्ट 4 हैं, कई तो ये होते हैं आंट और कॉकरोच, क्राब, स्पाइडर, चारों सुने हुए मार के तो आऊंगा, ये मत नहीं करना है। जस्ट बिकॉज नाम सुने हैं इसका मतलब ये नहीं आंसर आता है, नाम किस कंटेक्स्ट में सुने हैं वो भी तो पता होना चाहिए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 91। साइट्स ऑफ अशोकन्स मेजर रॉक एडिक्ट्स, लोकेशन ऑफ द स्टेट। अब भाई वही बात है, अगर आपने किया है तो आएगा, PYQ बेस्ड हैं ये, कई नाम आपको PYQ में देखने को मिलेंगे, तो इसका क्वेश्चन का थोड़ा बहुत तो पहुंच जाते 50-50 पे एट द ऑन द बेसिस ऑफ PYQ वाली साइट्स, बाकी आपकी मर्जी है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका क्या आंसर मार्क करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चंस हिस्ट्री के, अगर आपको हिस्ट्री की तैयारी करनी है तो ये PYQ की साइट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। पूछते ना कौन सी स्पीशीज पढ़े एनवायरमेंट की जो पेपर में आई हैं, पहले वो पढ़े, कौन सी साइट्स पढ़े जो पेपर में आई हैं। तो इसका जो आंसर है भाई, एक चीज समझ लें कि अगर आपको ये क्वेश्चंस करने हैं तो आपको ये नॉलेज पे बेसिस पे करने हैं, या थोड़ा सा एटिमोलॉजी लगा लें तो उसके बेसिस पे हो जाएंगे। इसमें आंसर है ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है और चौथा सही नहीं है। तो ये इस बेसिस पे आपको करने थे।
सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो कलसी है दैट इज इन उत्तराखंड, नॉट इन कर्नाटका। जोगोड़ा इज इन उड़ीसा, ये दोनों गलत हैं। धौली इज इन उड़ीसा, इराकुडी इज इन आंध्र प्रदेश, ये भी उड़ीसा में है, ये उत्तराखंड में है, यूपी नहीं उत्तराखंड में है। तो उसके बेसिस पे जो आपने मार्क किया ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। नॉलेज बेस है, पीवाईक्यू में पहले ऐसी साइट्स आई हुई हैं तो वहां से आपको नॉलेज मिल जाएगी। नॉलेज बेस्ड है ये पता लगा, प्लस पीवाईक्यू की बड़ी इंपॉर्टेंस है जब हम साइट्स पढ़ते हैं। तो अगर आपको साइट्स की लोकेशन पता है तो उसके भी आंसर आ जाते हैं। तो ये पूछ होते हैं साइट्स और लोकेशन। पहले पूछा ना अभी कि लोकेशन बता दें बस, रीजन इन न्यूज, कंट्री, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है किंग और डायनेस्टी पूछिए, किंग और डायनेस्टी पूछिए। अब भाई एक ये बड़े इंपॉर्टेंट किंग है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है देखो ना, ये नाग भट्ट 2 इंपॉर्टेंट है और भोज इंपॉर्टेंट है। भोज आपको पता है कि भोज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट किंग, कौन सा, गुर्जर प्रतिहारा। अगर ये यहां पे है मतलब ये तो हो गया गलत, और इसका आंसर यहां पे दिया है तो ये तो हो गया गलत। तो आंसर क्या बचा आपका, या तो ओनली 1 या ओनली 2। ये भी आपको नॉलेज के बेस पे करना था, अदरवाइज आप पास 50-50 पहुंच गए हैं तो उसके बेसिस पे कराते। तो अब इसको देख लें इसका आंसर क्या है। बट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इसमें कि आपको इसमें हिम्मत नहीं हारनी है। तो आंसर इज ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। द फर्स्ट इज करेक्टली मैच्ड एंड द हमारी जो थर्ड है वो करेक्टली मैच्ड है, चौथी इनकरेक्टली। भोज आपको बताया गुर्जर प्रतिहार के हैं, और नाग भट्ट 2 इज ऑफ गुर्जर प्रतिहार, एंड द नानुका इज फ्रॉम चंडेला डायनेस्टी, और जो जय शक्ति है दैट इज बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, चंडेला की है। तो आपको समझ में आया कि चाहे हम यहां पे पहुंच गए, हमने लॉजिक लगाया था ना ये वाला कि अगर इसका आंसर ये है गुर्जर प्रतिहार तो ये तो गलत हो ही गया, तो ये भी गलत हो गया अपने आप। पर नहीं, उसने सेम डायनेस्टी के 2 दे दिए हैं, पर फिर भी हम पैटर्न अपना ही अप्लाई करेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। तो अगर मैं इसका आंसर लगा गया था ओनली 1 और 2 में से, ए बी में से, आंसर इसका क्या है ओनली 2 पेयर आर करेक्ट। पर हम अपने पैटर्न के बेसिस पे पहुंचे हैं। तो इन स्टेटमेंट में ऐसी ही प्रॉब्लम है। भोजा का क्या है आंसर, गुर्जर प्रतिहार, तो ये तो गलत हो ही गया है। जब हम बोलते हैं कि भाई इसका आंसर यहां लिखा है तो ये भी गलत हो गया, तो हम ये अजम्पशन मानते हैं कि यहाँ पे अलग अलग डायनेस्टी के पूछे होंगे, पर बहुत ही कम में वो सेम डायनेस्टी के 2 पूछे होते हैं। ये भी गुर्जर प्रतिहार है, ये भी क्या गुर्जर प्रतिहार है। और जो नानुका हैं ये कौन से हैं, और जय शक्ति ये चंडेला के हैं, और नानुका आपको पता ही है, आपने देख लिया है। तो आपका 4 क्या है इनकरेक्ट, और आपका जो थर्ड है यहाँ पे करेक्ट है। और एज फार एज सेकंड इज कंसर्न्ड, जय शक्ति वो चंडेला है, और जो नानुका है वो भी चंडेला है। तो आपने 2 किंग पूछे चंडेला डायनेस्टी के और 2 पूछे गुर्जर प्रतिहार के, पर हम ये असम्पशन नहीं मानते होते, हम मानते होते हैं चारों के अलग अलग डायनेस्टी के। उसके बेसिस पे करते तब भी कहां पहुंचते, ए और बी में से आंसर कुछ भी लगाते, पर हम अपने पैटर्न को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है अगली बार आप क्या करोगे कि भाई इसका गुर्जर प्रतिहार है तो ये तो गलत हो गया और शायद ये सही हो सकता है। हम मानेंगे कि वो हमेशा अलग अलग डायनेस्टी के ही देते हैं। बहुत ही कम रेयर में उसने चारों किंग जो दिए हैं उनमें से 2-2 किंग सेम डायनेस्टी के दिए हैं। तो यहां ये भी गलत है बिकॉज ये चंडेला का है, ये सही है। तो आंसर इज बी ओनली 2। तो फिर क्या हो गया अगर ऐसा इस क्वेश्चन में हो गया, हम बात कर रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस की। अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर। आपने संगम किताबें पढ़ी, कहीं पे भी मटेरियलिज्म की बात नहीं हुई, मतलब मटेरियलिज्म की बात पॉजिटिव चाहे नेगेटिव सेंस में कहीं नहीं हुई। ऐसा पॉसिबल है? संगम लिटरेचर है, मटेरियलिज्म की बात तो हर जगह होती है, चाहे नेगेटिव सेंस में चाहे पॉजिटिव सेंस में। कहां आप अपने संगम लिटरेचर पूरा छानबीन कर दी। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वॉज नोन टू संगम पोइट्स। ऑफ कोर्स नॉर्थ साउथ इंडिया में थे, नॉर्थ इंडिया का थोड़ा बहुत पता तो होगा, ये थोड़ा ना कि पता नहीं था, नोन तो पता ही तो होगा ही। बी आंसर लगाते हैं। अगले पढ़े, संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक। भाई संगम मतलब चीरा चोला पांड्या लड़ाइयां हुई थी, तो वॉर एथिक की बात तो करेंगे, वॉरियर एथिक की। संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेज एज इरेशनल। संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेज एज इरेशनल। भाई संगम लिटरेचर की बात हो रही है, लिटरेचर तो मैजिक्स में विश्वास ही करता है, तो मैजिकल फोर्सेज को इरेशनल क्यों मानेगा। अगर इसमें भी डाउट है बी और डी में से कौन सा ज्यादा सही होने के चांसेस हैं, बी, बिकॉज संगम वाले लोगों को नॉर्थ के बारे में आइडिया तो होगा ही होगा, वो फॉलो करते थे नहीं करते थे बात अलग है।
आइडिया होना तो बड़ा लॉजिकल है ना, नॉर्थ से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे पर्कुलेट होती है नीचे साउथ में। और यह कहना कि मैजिकल फोर्स में विश्वास नहीं करती तो बहुत है ना, क्योंकि ये जो इनकी स्टोरी से बड़ी हीरोइक थी, मैजिकल थी, आइडियलिस्ट थी। तो संगम पोएम्स की बात होती है, पोएम्स आर आइडियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक में मैजिकल फोर्सेस को माना जाता है। तो डी तो सही होना चाहिए, गलत होना चाहिए, क्योंकि यहां पे लिखा है इरैशनल, रैशनल मानते होंगे। अगला है योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ was translated into Persian by Nizamuddin Panipati during the reign of अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। भाई औरंगजेब तो जंगें लड़ा है, इस लिटरेचर में काम कहां किया है भाई? शाह, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जहांगीर ने पेंटिंग्स बनाई हैं, शाहजहां ने पेंटिंग्स बनाई हैं, इन्होंने पेंटिंग्स में फोकस किया था। हुमायूं से जंगें लड़ी हैं भाई, अंपायर को कंसोलिडेट किया है। अकबर के टाइम पे लिटरेचर आया था। औरंगजेब के टाइम पे सिर्फ क्या हुआ, कोई लिटरेचर, कुछ काम नहीं हुआ, ना पेंटिंग्स ना लिटरेचर, डिक्लाइन चाहे हुआ हो, बड़ा तो नहीं है। औरंगजेब के टाइम पे ये पूछ रहे हैं कोई लिटरेचर का काम, और वो लिटरेचर काम बड़ा ही फेमस होगा जो पूछा गया होगा। और फेमस टाइम तब होता है किसी की रेन में जिसने लिटरेचर पे काम किया हो। वो तो इंसान अकबर ही था जिसने लिटरेचर पे काम किया था। शाहजहां ने पेंटिंग्स, इसने कुछ नहीं किया ऐसा। इसके टाइम पे क्या हुए थे, अंपायर अभी आया ही था, तो कहां से पेंटिंग कर दोगे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनके टाइम पे हुआ है अकबर, जहांगीर, शाहजहां के टाइम पे लिटरेचर पेंटिंग्स वाला काम। यहाँ पेंटिंग जेनिथ पे आई थी, यहाँ पे लिटरेचर जेनिथ पे आया था। इतना ही पता था तब भी आंसर ए आ जाता। तो अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में ऐसी सी नॉलेज भी है तब भी आंसर क्या आया था, ए। चाहे आपको पता भी नहीं है किताब किसके टाइम पे लिखी है, किताब लिखना और उसका कंटेक्स्ट क्या है, अगर हमें ब्रॉडर मुगल हिस्ट्री के बारे में पता है, लिटरेचर यहाँ पेंटिंग्स के बारे में, तब भी पहुंच जाएंगे यहाँ पे। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, the world's second tallest statue in sitting pose of Ramanuja was inaugurated by the Prime Minister of India at the Hyderabad recently। बस ये पूछ रहे हैं कि बताओ इनकी टीचिंग्स के बारे में क्या चीज है। तो अगर आप रामानुजा पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है ये भक्ति सेंट थे, इनका मार्ग था भक्ति मार्ग। इतना पता होता तो आंसर आ जाता। द बेस्ट मीन्स टू ऑफ साल्वेशन वॉज डिवोशन। Vedas are internal and this Vedas meaning bhakti में logical arguments no, salvation to be obtained through meditation no, through what, bhakti, that is devotion, simple। रामानुजा एंड भक्ति मार्ग, काम खत्म, आंसर क्लियर। आपको बस इतना पता होता तो क्लियर होता। ये पढ़ते भी हैं जब हम हिस्ट्री की तैयारी करते हैं कि भाई भक्ति मार्ग में है क्या क्या था। आया समझ में? अब देखते नेक्स्ट चीज, ये पढ़ें। The Prime Minister recently inaugurated the new circuit house near सोमनाथ टेम्पल। हमें बताएं सोमनाथ टेम्पल के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हैं, कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है गलत है। पहला है सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्रीन्स, वन ऑफ द सोमनाथ टेम्पल। A description of Somnath temple was given by L. Bruni। Pran persist of Somnath temple installation of the present day temple was done by President Radhakrishna। भाई आपको इतना पता है कि जब ये टेम्पल है सोमनाथ टेम्पल, इसका डिस्ट्रक्शन किया गया था। मोहम्मद गजनी गौरी, याद है आपको? कौन आया था यहाँ पे डिस्ट्रक्शन करने? और जो बंदे आए थे गजनी गौरी, उनके साथ कौन सा बंदा आया था? एल बरूनी, उनके नाम का है। गजनी गौरी इंडिया में आए, यहाँ पे लूट की उन्होंने, सोना इतना ज्यादा सोना लेके गए। वो टाइम पे उनका जो साथ में जो उनका उस टाइम की किताब लिखी है, लिखी है एल बरूनी ने लिखी है, किताबुल हिंद। तो भाई आपको साफ लग रहा है जिस टाइम पे बंदे आए थे, जब इसका डिस्ट्रक्शन हुआ था, ये बंदा भी उन्हीं के टाइम का है, तो इन्हीं के टाइम, इसके टाइम पे उसके बारे में तो लिखा ही गया होगा, अगर वो उनका कंटेम्परेरी है तो। लॉजिकली इज करेक्ट। एंड बोथ दिस 2 and 3 स्टेटमेंट आर फैक्चुअल स्टेटमेंट। यहां तो दूसरी सही होगी या तीसरी सही होगी। दूसरी लॉजिकली सही है, मतलब तीसरी गलत है। ये प्रेसिडेंट का नाम गलत लिखा हुआ। ये भी फैक्चुअल है इस नाम पे, ये भी फैक्चुअल है इस नाम पे। ये लॉजिकली सही है तो अपने आप क्या हो गया, गलत, बिकॉज दोनों स्टेटमेंट तो सही नहीं हो पाएंगे, फैक्ट्स तो गलत होते ही होते हैं। तो मैंने थर्ड गलत किया, आंसर अपने आप आ गया क्या, 1 and 2। और ये बात भी सही है कि सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग। आया समझ में? ज्योतिर्लिंग आया समझ में चीज?
बड़ा ही ये चीज बहुत बार हमने देखी है, दो फैक्ट लिखे हैं, दो स्टेटमेंट में, एक सही होता है और दूसरा सही नहीं होता है। नाउ लेट्स सी एंड सॉल्व द क्वेश्चन नंबर, जो अगला है हमारा 97. Which one of the following statements best describe the role of B cells and T cells in the human body? They protect the body from environmental allergens. भाई ये सेल्स ना जो होते हैं, या आपकी इम्यूनिटी के बारे में बात करते होते हैं ना, तो आप जब ये सेल्स पढ़ते होते हैं, दे एलिवेट द बॉडीज पेन एंड इन्फ्लेशन, एलिवेट नहीं करते हैं, दे एक्ट एज इम्यूनोसप्रेसेंट, नहीं भाई ये बॉडी पे नुकसान थोड़ा दे रहे हैं, आपके जो इम्यून सिस्टम वाले उनको सप्रेस थोड़ा करते हैं। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीजेस कॉज्ड बाय पैथोजेंस। भाई बी टी सेल्स एलर्जी से बचाएंगे या पैथोजन से बचाएंगे? ऑफ कोर्स पैथोजेंस, डिसीज कॉजिंग पैथोजन से बचाते हैं, यही तो होते हैं इम्यूनिटी, जो ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं अपने। 97 का डी आंसर है, ये बड़ा लॉजिकल है। ए और डी में डाउट आना था, पर आपको पता है डिसीज से बचाते हैं, पैथोजन से। 98, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस, नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ये क्या बात बनी भाई, मतलब नेचर में नैनो पार्टिकल्स है ही नहीं है, सारे नैनो से बड़े हैं। ऐसे कैसे है भाई, नैनो पार्टिकल्स अगर आर्टिफिशियली बन पा रहे हैं तो वो नेचर में भी तो एग्जिस्ट कर रहे होंगे। मतलब नेचर में कोई भी नैनो पार्टिकल नहीं है, क्या पाप किया इन्होंने भाई कि नेचर में नहीं होंगे? बिल्कुल इलॉजिकल स्टेटमेंट है। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स। सम इसके सम में भाई 500% सही है। कौन भाई, मेटेलिक ऑक्साइड इतने टाइप के हैं, उसमें से भी कुछ, कॉस्मेटिक इतने टाइप के हैं, उसमें से भी कुछ, और नैनो पार्टिकल्स आपको पता ना यूज तो होते हैं किसमें, कॉस्मेटिक्स में, तो बस काम खत्म। ये सम तो वैसे क्या हो गए, काट दें, मतलब नैनो पार्टिकल्स आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, काम खत्म। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स व्हिच एंटर द एनवायरनमेंट आर अनसेफ। ऑफ कोर्स सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स, आपको पता है ना कि भाई नैनो पार्टिकल्स जाएंगे तो नेचर में बहुत ज्यादा क्या करते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं ह्यूमंस में, बिकॉज बड़े छोटे होते हैं, लंग्स में चले जाते हैं। तो भाई बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स, कितनी बड़ी टर्म है, बहुत बड़ी भाई। नैनो पार्टिकल्स किसी ना किसी प्रोडक्ट से तो आ ही रहे होंगे, तभी तो वो ह्यूमन बॉडी में जा रहे होंगे। कौन सा प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स में भी तो होता है। अगर कॉस्मेटिक में नैनो पार्टिकल्स हैं, ये सही है, तो उसके प्रोडक्ट्स कहाँ जा रहे होंगे, ह्यूमन को, एनवायरनमेंट को इंपैक्ट कर रहे होंगे, एंड अनसेफ फॉर ह्यूमंस। बड़ा लॉजिकल है। 2 and 3 आर करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो भाई फिर आप एप्टीट्यूड पे ध्यान दें। इसका आंसर क्या है, 2 and 3 आर करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, काम खत्म। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 99। ये 98 था हमारा, 99 देखते हैं, दो क्वेश्चन रह गए हैं। डीएनए बार कोडिंग एज अ टूल। डीएनए बार कोडिंग का मतलब क्या होता है, आपने डीएनए को पढ़ लिया, जैसे बार कोड होता है ना, तो आप वो मशीन लगाते हैं, बार कोड पे स्कैन कर लेते हैं। डीएनए बार कोडिंग मतलब आपने डीएनए को स्कैन कर लिया। इसको पढ़ते हैं लास्ट से। आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल्स इन प्रोसेस्ड फूड्स। प्रोसेस्ड फूड्स में आपने उसको स्टडी किया, उसके डीएनए को, और देखा, आपने डीएनए बार कोडिंग की और समझ में आया कि भाई कुछ चीजें वहां पे क्या है, अनडिजायरेबल है। तो डीएनए से बार कोडिंग से पता लग जाता है कि कौन सी, मतलब इसमें पता लगता है बार कोडिंग से चीजों के बारे में। डीएनए मतलब आप क्या हो, आपका डीएनए, आपको आपके डीएनए से डिटेक्ट किया जा सकता है। वैसे अनडिजायरेबल प्लांट और एनिमल मटेरियल को भी डीएनए से डिटेक्ट किया जा सकता है। डिस्टिंग्विश अमंग सम स्पीशीज, हाँ स्पीशीज को भी डीएनए के बेसिस पे अलग किया जा सकता है। मान लो दो चीजें हैं वो सेम दिखती हैं, तो आपको पता है उनका डीएनए अलग है, आपने स्कैन किया, देखा किसका डीएनए किससे मैच करता है, तो अपने आप स्पीशीज क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगी। एज ऑफ द प्लांट, भाई डीएनए से एज नहीं पता लगती है, इसके लिए तो आपको पता है कार्बन डेटिंग होती है। डीएनए बार कोडिंग से बंदे की आइडेंटिटी पता लगती है, बंदे की एज नहीं पता लगती है। आंसर इज 2 and 3। ये इतना तो पता होना चाहिए। डीएनए बार कोडिंग, डीएनए पता लगता है, डीएनए कितना पुराना है वो थोड़ा पता लगता है, वो तो सी कार्बन डेटिंग होती है, जो C14 होता है उसके हिसाब से करते हो कि कितना उसका लाइफ साइकिल है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक्सेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉज ऑफ एसिड रेन। भाई एसिड रेन आपको सिंपल पता है, दो होते हैं, बहुत बार है, PYQ पहले आया हुआ था, दोबारा पूछ लिया, सेम एग्जैक्ट। एक होता है HNO3, एक क्या होता है H2SO4, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये बनते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड से, ये बनते हैं सल्फर ऑक्साइड से, काम खत्म। ये दोनों ऑप्शन पड़े हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तो वैसे ही डेंजरस होती है, ऑक्सीजन नहीं आती तो बंदा मर जाता है इससे, तो इसे एसिड रेन तो नहीं होती है। ओजोन से आपने कहां सुन लिया एसिड रेन, तो 2 and 4 आर करेक्ट, आंसर इज 2 and 4। वैसे दो ही हैं 2 and 4, बना के ही देख सकते
रेन है, वाटर डालना है, किसमें वाटर डालूं क्या बन जाए, एसिड बन जाए। इन दोनों में तो एसिड बन ही रहा है। इसमें तो आपने पता है ये क्या पॉइजनस होती है, तो एसिड रेन के में तो होती नहीं है ये। और जोन से O3 है भाई, कहां से बनाओगे तुम इसको, क्या जो अपना एसिड। और जोन आपको पता है एक स्ट्रेटोस्फीयर होती है, एक ट्रोपोस्फीयर होती है, ये तो बचाती है, ये डेंजरस होती है, ये एज अ पोल्यूटेंट यूज होती है। आया समझ में? तो आंसर इज बी 2 and 4। इतना तो पता होना चाहिए। एंड दिस सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड अर्लियर PYQ, एग्जैक्ट क्वेश्चन। तो PYQ की रेलेवेंस तो कभी खत्म नहीं होगी। तो आई होप आपको ये 2020 जो हमारा 2 का पेपर है ये भी कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट विद 21 का पेपर इन द नेक्स्ट क्लास। बट वन मोर थिंग इज इंपॉर्टेंट, अब आपको पैटर्न्स डिकोड होने स्टार्ट हो गए होंगे। अब इनको अप्लाई करना स्टार्ट करें। अब जब मैं कर रहा हूं साथ साथ में खुद करते रहें। अब आपका माइंड भी चलना चाहिए मेरे साथ फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो।